डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर के 11 पार्ट्स हम बना चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 12। लास्ट पीरियड में हमने देखा फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो कुछ रिवाइज करना चाहूंगा मैं यहां पे कि फैराडे गिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें रिलेशनशिप, amount of electricity and substance deposited or liberated in the electrolytic solution। तो डियर स्टूडेंट्स, आज तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो हम देख रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फैराडे गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी and the amount of substance is deposited or liberated। मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं और कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें दिखाया फैराडे ने। उसी को हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 11 में हमने फर्स्ट लॉ को देखा। तो क्या था फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ था the amount of substance is deposited or liberated at the particular electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड पे। जैसे हमने उसमें देखा कि एनोड से Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा है, कैथोड पे सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, तो या तो लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। तो amount of substance is deposited or liberated is directly proportional to the quantity of electricity in coulomb passed through that solution। हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ये हमें फैराडे ने बताया फर्स्ट लॉ में। तो आज हम देखेंगे सेकंड लॉ फैराडे का। और जैसे मैंने बताया है, अभी भी पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि बोथ लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। दोनों भी लॉ इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फर्स्ट लॉ देखता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सेकंड लॉ का लिंक दिया हुआ है, या कोई डायरेक्टली सेकंड लॉ देखता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लॉ का या सभी जितने भी पार्ट्स बनाए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसका सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक करके आप किसी भी पार्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं। इसलिए है ये कि आपका टाइम वहां पे बच सकता है। अगर कोई पार्ट आपको दोबारा देखना है या कोई समझ में नहीं आया है तो आप फिर से उसको क्लिक करके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे हर एक पार्ट का टॉपिक क्या है और उसका लिंक क्या है वो दिया हुआ है। तो उस लिंक को क्लिक करके आप वहां से डायरेक्टली उस पार्ट पे या उस टॉपिक पे जा सकते हैं। तो सेकंड लॉ आपको लग सकता है कि थोड़ा सा फर्स्ट लॉ की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन यहां पे फुल होता है, ध्यान से आप इस पीरियड को, इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वो पूरा समझ में आएगा। तो क्या है सेकंड लॉ? सेकंड लॉ समझने के लिए आपको ये दी हुई फिगर जो है वो फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, उस टाइम में आपको क्या करना है, उस समय में आपको क्या करना है, इस फिगर को ध्यान से देखना है। तो आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको फिगर में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और द 3 बीकर्स दिखाई देंगे। आप फर्स्ट बीकर में जाइए। फर्स्ट बीकर में आपको दिखाई देगा क्या? आपको दिखाई देगा फर्स्ट बीकर में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फर्स्ट बीकर में मैं जितना डिस्कस करता हूं, जितना बोलता हूं, सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट बीकर में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उस फर्स्ट बीकर में आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब सेकंड बीकर में जाओ जो बीच में है, सेंटर में है, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको एक्वियस कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है।
अब थर्ड बीकर की तरफ जाओ जो आपके राइट हैंड साइड में है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक्वियस एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन AlCl3 एक्वियस। तो फर्स्ट बीकर में AgNO3 एक्वियस, सेकंड बीकर में CuSO4 एक्वियस, थर्ड बीकर में AlCl3 एक्वियस। अब फर्स्ट बीकर में आओ जो आपके लेफ्ट साइड में है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट एक्वियस सॉल्यूशन है, उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे। लेफ्ट वाला जो है इट इज कंसिडर्ड एज एक्ट्स एज एनोड एंड राइट हैंड साइड में है इट इज कंसिडर्ड एज द कैथोड। अब ये इलेक्ट्रोड बने किससे हैं? जिस इस बीकर में जो भी सॉल्यूशन है उससे ये बने हैं। मतलब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोड बने हैं सिल्वर से। तो Ag एनोड Ag है, कैथोड भी Ag है, एनोड सिल्वर, कैथोड सिल्वर। अब सेकंड बीकर में आपको यह समझ में आया, फर्स्ट बीकर में दो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड का एनोड है, राइट साइड का कैथोड है। एनोड सिल्वर का बना है, कैथोड भी सिल्वर का बना है। सेकंड बीकर में जाओ जो सेंटर में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे आपको। लेफ्ट हैंड साइड का एनोड है, राइट हैंड साइड का कैथोड है। किससे बना है? कॉपर से बना है। जिसका भी सॉल्यूशन है उस बीकर में उससे बना है। फर्स्ट का सिल्वर, सेकंड का कॉपर। अब थर्ड बीकर में जाओ जो आपके राइट हैंड साइड में है, तो उस बीकर में भी आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे। वो किससे बने हैं? वो एल्यूमिनियम से बने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो है वो है एनोड, और जो राइट हैंड साइड का है वो क्या है? कैथोड। अब आपको फिगर समझ में आई है। अब थोड़ा आगे जाएंगे। अब जो भी अब राइट हैंड साइड में जो बीकर है, जो डिवाइस है, उसकी तरफ देखो जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स है। तो राइट हैंड साइड का जो भी इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है किससे? बैटरी से। और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव एंड जो है वो कनेक्ट हुआ है राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड को। मतलब राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड क्या है? राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है कैथोड। अब फर्स्ट डिवाइस में आओ जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट किया है बैटरी से, वायर से बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड है, वो उस एनोड से कनेक्ट हुआ है। अब वो लेफ्ट डिवाइस में, लेफ्ट बीकर में जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है वो कनेक्ट हुआ है बैटरी से। उसके आगे का जो है वो कैथोड है। वो कैथोड मिडल में जो एनोड है लेफ्ट हैंड साइड का उससे कनेक्ट हुआ है। अब मिडल का जो कैथोड है, जो राइट हैंड साइड में है, आपके मिडल बीकर के राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है आपको, वो कैथोड है। वो कैथोड जो आपके पूरे राइट हैंड साइड में सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, उसके एनोड को कनेक्ट हुआ है। मतलब फिगर से आपको यह समझ में आया है कि एनोड ऑफ फर्स्ट बीकर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, कैथोड ऑफ फर्स्ट बीकर इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ सेकंड बीकर, कैथोड ऑफ सेकंड बीकर इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ थर्ड बीकर, एंड कैथोड ऑफ थर्ड बीकर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। मतलब सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं हम यहां पे। तो क्या इसका पूरा समरी क्या होगा? इसका सारांश क्या होगा? तो इसका सारांश यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पहले बीकर में AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन, तीसरे बीकर में AlCl3 एक्वियस सॉल्यूशन। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस। क्या समझ में आ रहा है? 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ aqueous solutions है which is connected in the same series। एक ही सीरीज में कनेक्ट हुआ है, वो एक ही सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस डिफरेंट है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन द सेम सीरीज, और बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं, वो भी सेम क्वांटिटी। तो एक्सप्लेनेशन इज same quantity of electricity is passed through the different electrolytic solution which is connected in the same series.
same quantity of electricity passed through the different electrolytic solutions which is connected in the same series. इस डिवाइस में, इस इंस्ट्रूमेंट में एक ही सीरीज में different types of electrolytic solutions connected with the battery and same quantity of electricity passed through that electrolytic solution. यहां तक क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है तो आगे का आसानी से क्लियर हो जाएगा। और सेकंड लॉ जो है फैराडेज का, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये फिगर क्या बता रही है? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच इज कनेक्टेड इन द सेम सीरीज। एक ही सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिससे हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब जाएंगे अगली पड़ाव में। अब आप फिगर को समझ गए हैं तो आगे जाएंगे। अब आगे जाके क्या करना है? हमें पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट डिवाइस है फिगर में वो है सिल्वर नाइट्रेट, तो लेंगे उसमें Ag+। So this Ag plus gains 1 electron and converted to Ag solid। अब आसानी से अब आपको ध्यान से सुनना है कि Ag plus जो उस बीकर में है, तो उस बीकर में जो भी Ag plus है, that Ag plus is moves towards the cathode because cathode having the negative charge and Ag plus is the cation, is the positively charged ion. So Ag plus gains electron and it is converted to Ag solid, means this Ag solid is deposited on the cathode। तो ये डिपोजिशन कैसे होता है, आयंस किस तरह कैथोड की तरफ मूव होता है, ये समझना है आपको। तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl या फैराडेज फर्स्ट लॉ देखेंगे आप, तो आपको यह समझ में आएगा कि ये किस तरफ कैथोड की तरफ क्यों जाता है, किस लिए जाता है और किस कारण जाता है, ये आपको वहां पे समझ में आएगा। तो Ag प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू Ag सॉलिड। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है रिडक्शन। अब 1 मोल 1 मोल वहां पे बताया था मैंने कि अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कंसीडर करो ये 1 मोल है। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना है? ये इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल है। तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा कब? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए रिडक्शन के लिए। अभी इलेक्ट्रॉन्स कहां से अवेलेबल हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो रहे हैं बैटरी से। बैटरी से क्या कर रहे हैं हम? बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। बैटरी इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन पंप, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। एनोड में हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। वही इलेक्ट्रॉन सर्किट से मूव हो रहे हैं और कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो 1 मोल कब डिपॉजिट होगा? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास होंगे या अवेलेबल होंगे रिडक्शन के लिए। अब जो दूसरे वाला बीकर है, दूसरे में है कॉपर सल्फेट। ध्यान से सुनना है। Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जितना भी चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2 निगेटिव लगेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड। अब कितना कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हुआ है मिडल के बीकर में? 1 मोल कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। कब? जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। किस लिए? रिडक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? 1 मोल डिपॉजिट होगा सिल्वर कब? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे रिडक्शन के लिए। 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा कब? जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे रिडक्शन के लिए। थर्ड बीकर की तरफ जाते हैं, थर्ड डिवाइस की तरफ जाते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में है Al3+। अब किसके ऊपर कितना चार्ज, ये तो आपको पता होना है। तो ये Al3+ gains 3 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम सॉलिड। अब एल्यूमिनियम सॉलिड 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर ये समझ में आता है तो आगे जाएंगे हम। 1 मोल डिपॉजिट के लिए लग रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट के लिए लगता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, एंड 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए लगता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने फिगर को देख के ये डिस्कस किया था कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मतलब इस बीकर में 1 मोल, इस बीकर में 2 मोल, इस बीकर में 3 मोल। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैटरी एक ही है। तो एक ही बैटरी से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की सेम होगी। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट सॉल्यूशन। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, समझो 96,500 कूलम। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम उस सॉल्यूशन से, उस बैटरी से पास कर रहे हैं हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो कि एक ही सीरीज में कनेक्टेड है। कितनी? 96,500 कूलम। अब 96,500 कूलम मतलब क्या? ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ में। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर वहां पे समझ गया है तो यहां पे आसानी से समझेगा या रिवाइज होगा। तो जिनको समझ में आया है वो भी सुने, जिनको समझ में नहीं आया है वो भी सुने। तो 96,500 क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ा फास्ट बताता हूं मैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिटेल में देखना है तो फैराडेज फर्स्ट लॉ देखो। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल मतलब इतना, वो 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज दिस मच चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज हाउ मच चार्ज? तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आता है लगभग 96,500 कूलम। तो ये क्या है? 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज 96,500 कूलम चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स कैरीज कितना चार्ज करेंगे? 96,500 कूलम इतना चार्ज कैरी करेंगे। मतलब इसी को कहते हैं 1 फैराडे। फैराडे के नाम से दिया हुआ है यूनिट का नाम, तो इसको बोलेंगे 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। 96,500 कूलम ये कहां से आया? तो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा? तो मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आया 96,000, नियर अबाउट 96,500 कूलम। तो अभी आपको समझ गया है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज 96,500 कूलम चार्ज। तो अब क्या करना है हमें? 96,500 उस सॉल्यूशन में, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, एक ही सीरीज में कनेक्ट है, एक ही बैटरी से कनेक्ट है, तो उसमें से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं? 96,500 कूलम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू दैट सॉल्यूशन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब उतना चार्ज कैरी हो रहा है उस बैटरी से उस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब हमें रिलेशन निकालना है। लॉ को हम स्टेटमेंट लॉ जो है स्टेटमेंट लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि पहले समझेंगे अपने आप खुद उस स्टेटमेंट को बनाएंगे। अब उसको अलग से एक्सप्लेन करने की या अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आप खुद बनाएंगे तो ज्यादा दिन ध्यान में रहेगा आपके पक्का। तो 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं इस सॉल्यूशन से। तो
1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलम। तो दे 96,500 कूलम कितना सिल्वर डिपॉजिट करेगा? 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करेगा, क्योंकि उसको लगता ही है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी कर रहा है? 96,500 कूलम। हम भेज भी रहे हैं उस सॉल्यूशन से 96,500 कूलम, इतना ही चार्ज भेज रहे हैं हम। तो 96,500 कूलम अगर चार्ज भेजते हैं हम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा, बिकॉज सिल्वर Ag प्लस चार्ज कैरी कर रहा है और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा रिडक्शन के लिए। तो 1 मोल सिल्वर के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब ये चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट बीकर की तरफ मूव होंगे हम, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे कितना चार्ज क्या पास कर रहे हैं हम? 96,500 कूलम, इतना चार्ज हम पास कर रहे हैं उससे। अब लग रहा है कितना? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहा है 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। मतलब चार्ज कितना लग रहा है? चार्ज लग रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम। पकड़ में आ रही है बात? क्या है? 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं यहां पे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करेगा 96,500 कूलम। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम, इतना चार्ज लगेगा 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। अब हम उसमें कितना भेज रहे हैं? 96,500 कूलम, मतलब 1 ही मोल भेज रहे हैं। तो ये चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा? 1 मोल डिपॉजिट करेगा? नहीं करेगा 1 मोल डिपॉजिट। तो ये कितना डिपॉजिट करेगा? ये डिपॉजिट करेगा हाफ मोल ऑफ कॉपर। कॉपर का आधा मोल डिपॉजिट करेगा। कौन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। आसान है ना? 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल कॉपर, तो भेज रहे हैं 96,500 कूलम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहे हैं 1 मोल कॉपर को, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे हाफ मोल कॉपर को। तो यहां पे कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है? हाफ मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब थर्ड एग्जाम को आपको बनाना है। 1 mole aluminium deposited when 3 moles of electrons passed through that solutions. 3 mole of electrons मतलब कितना चार्ज? 3 multiplied by 96,500 coulomb. 1 mole electron, this charge 96,500 coulomb. 3 mole electrons multiplication करना पड़ेगा। तो 3 mole electrons carries 3 multiplied by 96,500 कूलम। तो इतना चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 1 मोल एल्यूमिनियम को अगर डिपॉजिट करना है ना, तो हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी उस सॉल्यूशन से। लेकिन बैटरी एक ही है, सॉल्यूशंस डिफरेंट है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। कितनी? 96,500 कूलम, इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। किससे? उस सॉल्यूशन से। तो 96,500 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं हम उस सॉल्यूशन से। तो एल्यूमिनियम 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए रिक्वायर्ड कितने मोल्स है? 3 मोल्स है। लेकिन पास कितना कर रहे हैं हम? 1 मोल पास कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? 1 मोल डिपॉजिट होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? नहीं होगा। जब हम 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे या इतना चार्ज भेजेंगे, तभी जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो हम भेज कितना रहे हैं? भेज रहे हैं 96,500 कूलम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं। तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? डिपॉजिट होगा
1/3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, मोल ऑफ एल्यूमिनियम इतना डिपॉजिट होगा। तो फिर से एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन AgNO3 CuSO4 AlCl3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास किया हमने। तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ? 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। कितना मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ? उसी इलेक्ट्रिसिटी में कितना मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ? हाफ मोल कॉपर इज डिपॉजिटेड। और कितना मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ? 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड। तो ये 1 मोल डिपॉजिट कर रहा है, ये हाफ मोल डिपॉजिट कर रहा है, और ये 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ the amount of electricity or same quantity of electricity passed through the different electrolytic solution? अगर इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, जो कि एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, उससे अगर हम पास करेंगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? क्या रिलेशन है इसमें? तो इसमें रिलेशन है, अगर +1 चार्ज है और 1 मोल भेज रहे हैं तो 1 मोल, हाफ मोल, 1/3 मोल। इसको रटना नहीं है, ध्यान में रखना है, सिर्फ समझना है इसको। तो कितना? इट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कितना डिपॉजिट होगा? इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट हमने 11th में पढ़ा है, अगर नहीं है किसी को पता तो मैं यहां पे फिर से एक बार उसको रिपीट करता हूं कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो यहां तक समझ में आया? अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, एक फॉर्मूला बनाएंगे, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट्स है, तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज डिपॉजिटेड इज इक्वल टू number of moles of electron divided by number of charges on ion of the element. Number of moles of electrons, number of moles, 1 mole, 1 mole, 1 mole, कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं। फॉर्मूला क्या बना रहे? फॉर्मूला बना रहे अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, कितना एलिमेंट डिपॉजिट होगा जब एक ही सीरीज में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब। तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट इज डिपॉजिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से भेज रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस ऑन आयन ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ चार्ज on ion of that element। फॉर्मूला को समझो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयन, उस पे चार्ज कितना है? 1 है, तो ये 1/1 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिल्वर। अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड कॉपर, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है? 2, तो ये कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1/2 मोल ऑफ कॉपर। सिंपल है, ट्रिक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए Al3+ के लिए कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है? Al3+, 3 चार्ज है, तो कितना डिपॉजिट होगा? 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो अब स्टेटमेंट बनाना है सेकंड लॉ की। फैराडेज सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed through the different electrolytic solution which is connected in the same series, then amount of substance is deposited is directly proportional to their
equivalent weight is directly proportional to their equivalent weight. अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, यहां पे 108 इसका सिल्वर का एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट इन द सॉल्यूशन. चार्ज अलग हो सकता है, जैसे कि CuCl सॉल्यूशन है अगर, तो Cu प्लस CuCl, Cu प्लस Cl माइनस, वहां पे 1 चार्ज आएगा Cu प्लस पे. CuCl2, Cu2 प्लस 2Cl माइनस, तो वहां पे चार्ज 2 आएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट. उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है ये डिपेंड करता है. अब ये किसके लिए अलग अलग होगा, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है उसके लिए अलग होगा. अब NaCl के लिए तो डिवाइडेड बाय 1 आएगा हमेशा, क्योंकि वो +1 चार्ज कैरी करता है. Ag+ हमेशा +1 होता है, तो डिवाइडेड बाय 1 आएगा. CuCl +1 आएगा, CuCl2 +2 आएगा. तो ये Cu जो है वो +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है. Al3+ हमेशा डिवाइडेड बाय 3 आएगा. MgCl2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा. AuCl3 डिवाइडेड बाय 3, Au3+ डिवाइडेड बाय 3 आएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज. तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास. यहां पे सब एटम्स है, एलिमेंट्स है, इसलिए एटॉमिक मास. अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होता है. तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, सिंपल सा फॉर्मूला है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज. तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है, 108. चार्ज कितना है, 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 108 आएगा. तो 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, या 96,500 कूलम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम सॉल्यूशन से, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है. मतलब 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम सॉल्यूशन से भेज रहे हैं. तो 108 क्या है, यहां पे 108 इक्विवेलेंट वेट है, क्योंकि सिल्वर में 108 एटॉमिक मास भी है, 108 इक्विवेलेंट मास भी है. अब एटॉमिक मास हमेशा इक्विवेलेंट वेट नहीं होगा. दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, Cu2+. तो Cu का, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 63.5 ग्राम. डिवाइडेड बाय कितना आएगा, चार्ज जो है उसके ऊपर वो आएगा. यहां पे चार्ज आपको दिखाई दे रहा है +2, तो +2 आएगा. तो डिवाइडेड बाय 2 करना है. यहां पे ये कितना आएगा, 31.7 ग्राम. तो ये आया 31.7 ग्राम. तो ध्यान से देखो कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा यहां से देखेंगे, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स भेजते हैं हम, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है. व्हेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स और व्हेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड. बट इन दिस एग्जांपल we passes 96,500 coulomb electricity only, means 1 mole electrons passes. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा, 1/2, मतलब हाफ मोल कॉपर डिपॉजिट करेगा. अब हाफ मोल, 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम. तो 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम. तो यहां पे इस एग्जांपल में 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 31.7 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है. और 31.7 ग्राम क्या है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है. तो ये कितना डिपॉजिट कर रहा है कॉपर, 31.7 ग्राम, मतलब डिपॉजिट कर रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर. तो यहां पे भी सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ था, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर.
यहां पे भी कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो थर्ड एग्जांपल एल्यूमिनियम, उसका मास कितना है 27 ग्राम मास है, उसका एटॉमिक मास 27 ग्राम है। अब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज, 3 चार्ज है यहां पे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 ग्राम। 9 ग्राम क्या है, उसका इक्विवेलेंट वेट है एल्यूमिनियम का। किस तरह से निकाला, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एटॉमिक मास 27 ग्राम डिवाइडेड बाय चार्ज, ये 3 प्लस वाला चार्ज 3 ग्राम, उसका इक्विवेलेंट वेट आया। जब हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। लेकिन इस सॉल्यूशन में हम पास कर रहे हैं कितना, ओनली 96,500 कूलम, मतलब सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा, 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करेगा। अब 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम, 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम। तो 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27/3, तो वो आएगा 9 ग्राम। तो वो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है, 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट कर रहा है। और 9 ग्राम ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास है या इक्विवेलेंट वेट है। तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसके इक्विवेलेंट वेट इतना। कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसके इक्विवेलेंट वेट उतना। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसका इक्विवेलेंट वेट है उतना। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं बैटरी से। तो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन द सेम सीरीज, ये तीनों भी सॉल्यूशन एक ही सीरीज में कनेक्ट है, देन amount of substance deposited is directly proportional to their equivalent weight। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। 108 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, 31.7 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस, जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तब उतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है जितना उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो स्टेटमेंट ये है, when same quantity of electricity passed through the different electrolytic solutions connected in the same series, then amount of substance is deposited is directly proportional to their equivalent weight। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतने उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। यही है फैराडेज सेकंड लॉ। अब नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसके ऊपर, तो उसके लिए फॉर्मूला जरूरी है। अब आप कंसेप्ट को समझ गए हैं, फॉर्मूला को समझो। मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो आपको फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो आपको दिया क्या जाएगा, आपको कि चारों में से 3 वैल्यू वहां पे दिया जाएगा और एक वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर या इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं इस तरह से। तो मास ऑफ कॉपर, अब ये किसमें, सेकंड जो है बीकर, सेकंड और थर्ड में
कंपेयर करके, तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ थर्ड में क्या था, मास ऑफ एल्यूमिनियम, कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यही सॉल्यूशंस होंगे उस 3B कर्व में फिक्स्ड, ये नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये है फॉर्मूला, 3 वैल्यू आपको दे दी होगी वहां पे, एक वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। अब नाउडेज थोड़ा जो कंसेप्ट है, सेकंड लॉ का फैराडेज का स्टेटमेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, उसको थोड़ा सा हटा के उसको कन्वर्ट किया है मोल में। तो क्या बन रहा है वो, मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस जो बोल रहे थे ना, मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अब मास को हटा के वहां पे मोल्स रखेंगे बस। तो मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, और लिबरेट भी हो सकता है अगर गैस है तो इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, गैस है तो लिबरेट भी होगा, तो डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे मास लेते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। उसी कंसेप्ट को, उसी लॉ को थोड़ा एडवांस किया है यहां पे, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू exchange of number of moles of electrons, exchange of number of moles of electrons। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गए, उतने नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ सब्सटेंस या डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सचेंज हो रहा है तो अगर उसके ऊपर चार्ज 1 है तो 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 2 चार्ज है, अभी हमने देखा Cu2+, तो जो 2 चार्ज है तो 1/2 मोल डिपॉजिट होगा। 3 चार्ज है, उसके ऊपर 3+ है, जैसे कि Al3+ पे देखा हमने, तो 3+ है तो डिपॉजिट होगा 1/3 मोल। तो वही कंसेप्ट है, वही डेफिनेशन है, सिर्फ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस को हटा के मोल्स ऑफ सब्सटेंस वहां पे रखा है। इक्विवेलेंट वेट की जगह एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखा है। तो दोनों भी कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इक्विवेलेंट वेट या मास को पकड़ के क्वेश्चन पूछेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स को पकड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सचेंज्ड। वहां पे कितने नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अथवा लिबरेट होगा। तो यही है इक्वेशन, यही है लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। या मास ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिफरेंट होने चाहिए, एक ही सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास होनी चाहिए, पास करनी चाहिए, तभी जाके फैराडेज बनेगा, फैराडेज सेकंड लॉ बनेगा। तो और आगे जाना है हमें, अब लॉ को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। हमें पता है कि W इज इक्वल टू ZQ, हमने फर्स्ट लॉ में देखा है W इज इक्वल टू ZQ। W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ये था फर्स्ट लॉ। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये था फर्स्ट लॉ। वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट सॉल्यूशन इन कूलम। तो W इज इक्वल टू ZQ, Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इफ Q इज इक्वल टू 96,500 कूलम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना, अगर इक्वेशन में Q इज इक्वल टू 96,500 कूलम है, तो
W इज इक्वल टू ई है। वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट जितना अभी हमने लॉ में देखा, सेकंड लॉ में। अगर 96,500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। तो W इज इक्वल टू ई। कब? W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है? उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। कब? जब हम इलेक्ट्रिसिटी इतनी पास कर रहे हैं। कितनी? 96,500, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना। तो तब W इज इक्वल टू ई। अब इस W की वैल्यू वहां पे रखेंगे तो E इज इक्वल टू ये W अब बनाकर Z इंटू Q की जगह रखेंगे 96,500 कूलम, क्योंकि तभी W इज इक्वल टू E है। अब डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए अब Z इज इक्वल टू क्या आएगा? Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय ये Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 96,500। तो जब मैंने पहला स्टेटमेंट किया था कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए Z1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय 96,500। अब दूसरा सॉल्यूशन है Z2, तो इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय 96,500। ये समझ में आया? जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? उसके इक्विवेलेंट वेट जितना। तो E इज इक्वल टू, उसी को इसमें रखा, तो E इज इक्वल टू Z को जगह Z रखा, Q की जगह 96,500 कूलम रखा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए Z1 आएगा E1 डिवाइडेड बाय 96,500, Z2 आएगा E2 डिवाइडेड बाय 96,500, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कितना आएगा? E1 डिवाइडेड बाय 96,500 डिवाइडेड बाय E2, Z2 की वैल्यू E2 डिवाइडेड बाय 96,500। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू ये E1 डिवाइडेड बाय 96,500, E1 डिवाइडेड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ये नीचे है ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 96,500 डिवाइडेड बाय ये E2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आया E2, ये कैंसिल, तो ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट में जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। अब इस लॉ का लास्ट पॉइंट, फैराडेज लॉज फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। अभी हमने देखा कि अगर सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, उसका कुछ मास है, तो लॉ क्या कहता है? अगर वो गैस होता है तो उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो अगर गैस है, वो लिबरेट हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, तो फैराडेज सेकंड लॉ को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा? तो W is directly proportional to Q। ये फर्स्ट लॉ है, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट सॉल्यूशन इन कूलम। तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, फर्स्ट लॉ। सो W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। I क्या है? I करंट इन एम्पियर एंड T क्या है? टाइम इन सेकेंड। तो अभी हमने देखा Z इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96,500। अभी देखा तो इसकी वैल्यू इस Z में पुटअप करते हैं तो आएगा क्या? W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500। अब W को रिप्लेस करेंगे V से। V मतलब वॉल्यूम
ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एसटीपी। Cl2 गैस लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है। तो जब गैस लिबरेट होगा तब हम उसको किस में मेजर करना पड़ेगा? वॉल्यूम में। तो W को रिप्लेस किया हमने V से, तो ये W को हटा के वहां पे V रखा, तो V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस evolved एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज इक्वल टू ये VE लिखेंगे इसको हम IT डिवाइडेड बाय 96,500। अब ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये V क्या है? ये है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये क्या है? वहां पे इक्विवेलेंट वेट था, यहां पे VE क्या है? VE है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस इज लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वॉल्यूम into current in ampere I into t time in second divided by 96,500. So this is the equation for the gaseous electrolytic product. So I hope second law उससे related कुछ formulas और जो भी रिलेशन दिया है सेकंड लॉ का, उस सेकंड लॉ का रिलेशन, उसके अनुसार फॉर्मूलास और ये गैसियस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप समझ गए हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे डैनियल सेल अथवा होल्टेक सेल।